नमस्कार बच्चों, डायमंड लर्निंग में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पर सिर्फ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करी थी। तो आज मैं आप सभी के लिए आपके डिमांड पर हिंदी मीडियम के लिए भी क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। तो जिसमें 12th क्लास के लिए सबसे पहले हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम्स जो हैं उसका शेड्यूल सब आ चुका है, डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो इस वजह से आपके पास में बहुत ही कम टाइम है। तो इस बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपको उन सभी टॉपिक्स की एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग अपना चैप्टर आज का कौन सा पढ़ेंगे। तो वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक प्रजनन। ठीक है, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे। प्रजनन आपको पता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर युग्म का मिलन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, अलैंगिक और लैंगिक। और लैंगिक के अंदर ही हमारे जो हैं क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है पादपों के अंदर अगर हम देखते हैं उनके अंदर प्रजनन के अंग कहाँ पर होते हैं और कौन से होते हैं। तो पुष्पों के अंदर जो पौधों के अंदर पुष्प होता है वो क्या होता है, इनके अंदर इन दोनों मादा और जनन अंगों को इकट्ठा करके रखता है। या फिर हम देखेंगे कि ये अलग अलग पुष्पों के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पुष्प का चित्र बनाकर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पुष्प का। ठीक है, लंबात्मक रूप से हम लोग इसका एक सेक्शन कटिंग तैयार करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चा, सबसे पहले आप सभी ने फूल तो देखा होगा, है ना। और जब आप एक फूल को पकड़ते हो तो आपने देखा होगा कि फूल को आप हमेशा डंडी से तोड़ते होगे। ज़्यादातर फूल आपने जो देखे होंगे उनके पास में फ्लावर के नीचे एक डंडी लगी होती है। तो फ्लावर में जो उसके नीचे डंडी लगी होती है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं उसको? पुष्पवृंत बोलते हैं। साथ में मैं आपको इंग्लिश के टर्म्स भी याद करवाता रहूँगा, क्योंकि आपको साथ में थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश का भी यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ही अगर आप प्रॉपर एक हिंदी मीडियम पे डिपेंड रहोगे तो आपके इतने नंबर नहीं आएंगे, और आगे आप जितनी भी हायर क्लासेस में जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, तो वह आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए साथ साथ में आपको थोड़ी सी इंग्लिश में भी मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, तो पुष्प की जो डंडी होती है, वृंत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पवृंत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेडिसल। और इस पुष्पवृंत का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये थोड़ा सा क्या होता है, फूला हुआ होता है। तो इस हिस्से को, फूले हुए हिस्से को, जहाँ पर हमारी क्या होती है, अंडाशय प्रेजेंट होती है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं जी? रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो कोई भी पुष्प होता है उसके अंदर आपको क्या मिलती हैं, उसके अंदर आपको टोटल 4 स्तर मिल जाएंगे। ठीक है, 4 लेयर्स या 4 भित्तियां बोल सकते हो आप इसको, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है बाह्य दलपुंज। क्या आती है? बाह्य दलपुंज आती है। और बाह्य दलपुंज की जो एक इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेपल। ठीक है, तो इसकी एक जो इकाई है, इस एक इकाई का क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बाह्यदल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल। दूसरी जो भित्ति आती है वो होती है दलपुंज। क्या होती है? दलपुंज होती है, और दलपुंज की एक जो इकाई होती है उसका नाम होता है दल। ठीक है, दल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। ठीक है, या जिसको आप पंखुड़ी भी बोल सकते हो।
के पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो बाह्य दल होता है ये आपको ज़्यादातर क्या मिलता है, ये आपको हरे रंग का, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। और जब पुष्प अपनी कली की अवस्था में होता है तो उस कली की अवस्था में ये पूरे के पूरे पुष्प को बचाकर जो रखती है वो बाह्य दल ही होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, मान लो ऐसे जो पुष्प है एक वो अभी कली की अवस्था में है तो सबसे बाहर वाली जो है वो बाह्य दल है जो हरे रंग की होती है। तो जैसे जैसे बाह्य दल खुलती है तो अंदर से फूल के, पुष्प के बाकी के जो अंग हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। समझ गए इसका काम क्या है। जो दल है, पेटल है, तो ये इसकी पंखुड़ियाँ ज़्यादातर क्या होती हैं, ये कलर्ड होती हैं, रंगदार होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं बेटा। अब बाह्य दल जो है ये क्या होता है, ये तो होता है ज़्यादातर हरे रंग का। ठीक है, लेकिन पंखुड़ियाँ जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये रंगदार होती हैं। जैसे कि अगर हम गुलाब के फूल की बात करते हैं तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ किस कलर की होती हैं, लाल कलर की होती हैं। सूरजमुखी, गेंदा है, इसके पुष्प जो होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, पीले रंग की होती हैं। ठीक है, जैस्मीन होता है, जैस्मीन जो पुष्प है उसकी वाइट होती हैं, सफ़ेद होती हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जितने भी आप फ्लावर्स देखते हो, पुष्प देखते हो, तो उनकी जो पंखुड़ियाँ हैं रंगदार होती हैं, वो हमारी दल होती है और पूरा का पूरा उसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज। ठीक है, अब इन दोनों को, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं, इन दोनों को हम लोग पुष्प की सहायक भित्तियां बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एसेसरी वॉल्स, क्योंकि इन दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट, सीधे तौर पर प्रजनन के अंदर कोई भी रोल नहीं है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, सहायक भित्तियां बोलते हैं। ठीक है जी, अब बात आती है इसके बाद तीसरे नंबर की, इसकी भित्ति की। तीसरे नंबर पर जो भित्ति होती है वो इसका होता है पुमंग। क्या होता है, पुमंग होता है। पुमंग की जो एक इकाई होती है उस एक इकाई को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं जी, पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में लिखा जाता है स्टेमन। ठीक है, यहाँ पर इनकी भी मैं इंग्लिश भी आपको बता देता हूँ। और हम जब एक को बाह्य दलपुंज को एक साथ लिखते हैं तो बाह्य दलपुंज को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं जी, कैलिक्स बोलते हैं। और दलपुंज को हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, इनका भी आपने इंग्लिश में याद रख लेना है। पुंकेसर स्टेमन होता है और पुमंग या पुंकेसर जो होता है ये किस चीज़ को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये एक फूल का होता है नर जननांग। ठीक है, मतलब नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक पुष्प का। तो इस पुंकेसर के या स्टेमन के हमारे पास में दो हिस्से आते हैं, जिसमें एक तो इसका होता है तंतु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसकी जो लंबी ट्यूब है ये इसका क्या है, तंतु है। तंतु के ऊपर जो है एक लगा होता है हमारा परागकोश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है जी, क्या लगा होता है, परागकोश लगा होता है। तीसरा एक और हिस्सा अगर आप लिखना चाहो तो वैसे यहाँ पर इसका ऐड कर सकते हो, और वो होता है इस परागकोश और इस तंतु को जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसको जोड़ने वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं योजी। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्ट करने वाला मतलब जोड़ने वाला, मतलब वो यहाँ पर योजी का काम करता है। ठीक है जी, तो इसके 3 हम लोग पार्ट्स या हिस्से देख सकते हैं, और इन्हीं परागकोश के अंदर ही क्या डेवलप होते हैं, क्या बनते हैं, इन्हीं के अंदर ही बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है, उनकी संरचना भी हम लोग देखेंगे। लास्ट इसकी जो भित्ति आती है वो हमारी यहाँ पर मैंने आपको रेड कलर से दिखा रखी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं
जायांग। क्या बोलते हैं जी? जायांग बोलते हैं। और जायांग की एक जो इकाई होती है उसकी एक इकाई को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोला जाता है इसको? स्त्री केसर बोला जाता है। स्त्री केसर के भी 3 हिस्से होते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कार्पल, ठीक है, या फिर कार्पल के अलावा इसको पिस्टिल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं? पिस्टिल भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और जो हमारा पुमंग है, नर जननांग है, इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। जायांग है, जायांग को बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, हम स्त्री केसर के 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला स्त्री केसर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है जी। उसके बाद में लंबी ट्यूब जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका। और उसके बाद में नीचे जो पार्ट पुष्पासन पे के जस्ट ऊपर मौजूद होता है वो आ जाएगा हमारा अंडाशय, ठीक है, ओवरी। तो वर्तिकाग्र को बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल, और अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी, ठीक है जी। ये 3 इसके हिस्से हो जाएंगे बेटा। वर्तिकाग्र का अगर हम लोग काम देखते हैं, इस हिस्से का, सबसे ऊपर वाले हिस्से का क्या काम होता है? इसका काम होता है बेटा कि जो भी पराग कण इसके ऊपर आकर लगेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके परागकोश से जो परागकण निकलकर इसके ऊपर आकर लगेंगे तो वो यहाँ पर आकर लगते हैं, ठीक है। वो स्त्री केसर के कौन से हिस्से पर लगते हैं? वर्तिकाग्र पर आकर लगते हैं। तो पराग कणों को क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका काम लिख सकते हैं कि ये पराग कणों को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। अटैच करने का इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पर आकर पराग कण अटैच होंगे। वर्तिका का बेटा का काम क्या होगा कि यहाँ से एक परागकण जो है, कोई भी, वैसे तो बहुत सारे परागकण यहाँ पर अंकुरित होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें से कोई एक परागकण ही अंकुरित होकर अंडाशय तक पहुँच पाता है। तो ये वर्तिका जो होती है उस अंकुरित होने वाले परागकण को क्या करती है? रास्ता दिखाती है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा? वह रास्ता या पथ है जहां से परागकण अंकुरित होकर अंडाशय तक पहुंचेगा, ठीक है जी। कहां तक पहुंचेगा? अंडाशय तक पहुंचेगा, ये इसका काम है। और अंडाशय जो है इसके अंदर हमारा अंडज मौजूद होता है या अंडकोश जो है मौजूद होता है, इसमें अंडज होते हैं। तो परागकण अंकुरित होकर यहाँ तक इसके पास में पहुँचेगा और फिर पौधे के अंदर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, निषेचन होगा बेटा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इन दोनों को, बाह्य दलपुंज को और दलपुंज को हमने क्या कहा था? इनको हमने सहायक भित्तियाँ कहा था। तो पुमंग और जायांग, यहाँ पर इनके द्वारा क्या चलेगा? पौधे में प्रजनन चलेगा। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। मतलब क्या होगा बेटा? ये हमारी यहाँ पर ऐसा आएगा बेटा, ठीक है, कि हमारी क्या हो जाएंगी? आवश्यक या जननशील भित्तियां हो जाएंगी, ठीक है बेटा जी। तो इतनी है हमारे पास में ये पुष्प की संरचना पूरी की पूरी। यहाँ से आगे हमारा इसका मेन काम स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो पुंकेसर है या हम लोग जो नर जननांग की बात कर रहे हैं, तो उनकी आगे पूरी की पूरी आंतरिक संरचना क्या है और उनके अंदर परागकण कैसे विकसित होंगे और कैसे हमारे उसके अंदर नर युग्मक बनेंगे।